इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कितना पैकेज क्या है आईआईटी कानपुर से, क्या उनको सेकेंड ड्रॉप लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो से एक खबर निकल के आती है रैगिंग की, तो क्या आपके कॉलेज में कुछ ऐसी समस्याएं हैं रैगिंग से जुड़ी हुई? हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ अमन जुड़ चुके हैं। अभी ये आईआईटी कानपुर में है, तो चलिए हम इनसे आप इनके आईआईटी जर्नी के बारे में बात करते हैं। हेलो अमन, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो सचिन, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आप आईआईटी कानपुर में हैं? हाँ बिल्कुल, अभी कैंपस में हूँ, आईटी कानपुर कैंपस में। अच्छा, तो आपका ब्रांच कौन सा है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मेरा यहाँ पे। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ओके। अच्छा, जी। ये आपका ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस में कितना आया था? जनरल रैंक 2845 थी और ओबीसी रैंक 441। अच्छा, और जेईई मेंस में? जेई मेंस में जनरल रैंक थी 4756 और ओबीसी रैंक 793। तो जब आपका जेईई मेंस में इतना ज़्यादा रैंक आया तो आपके मन में क्या चल रहा था कि जेईई एडवांस में इस बार मतलब कम रैंक लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? मुझे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन अंदर से एक विश्वास था। जे मेन और जे एडवांस में थोड़ा बहुत अंतर होती है, तो इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न और उसके पैटर्न में अंतर होता है। तो मेरा पहले से ही लग रहा था एडवांस थोड़ा बेटर रहेगा मेरे जे मेन से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी भी करी थी और आत्मविश्वास तो था ही। तो फिर थोड़ा सा इम्प्रूव होके 2845 पहुंच गया, अच्छा। 4756 से। जी जी, मैंने सुना है आपने क्लास 10th टॉपर भी किया है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर क्लास 10th में। हाँ हाँ, वो क्लास 10 में मेरा डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड टॉपर था। एक्चुअली अच्छा। एक नंबर से एक आगे था। मेरा फर्स्ट टॉपर जो था हाँ। उसका एक मार्क्स ज्यादा था मेरे से। मैं अच्छा, सेकेंड टॉपर था। सेकेंड टॉपर थे। तो आपने क्लास 10th के बाद से मतलब आईआईटी जेईई के बारे में सोचा, या उससे पहले से आपने सोच रखा था कि मेरे को आईआईटी जेईई करना है? मुझे पहले से ही सोचा हुआ था मुझे आईआईटी करनी है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं थी पहले। तो फिर क्लास 10 में गए तो फिर मेरे अंकल बताते रहे और अंकल के मार्गदर्शन में हम आगे चलते रहे। फिर क्लास 10 के जैसे ही एग्जाम दिए, उसके जस्ट नेक्स्ट डे अंकल मुझे पटना लेकर आए और पटना के मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया। और फिर मेरा जर्नी यहाँ से मूवमेंट अच्छा से शुरू हुआ और यहाँ से अच्छी तैयारी करे, फिर हो गया। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मतलब क्लास 10th के बाद रिजल्ट आने का इंतज़ार करें या रिजल्ट के जस्ट पहले हम लोग मतलब जेईई के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ, तो बीच में रुकने का कोई सेंस नहीं है। यदि हम क्लास 10 के बाद रिजल्ट का वेट करते हैं तो बीच के जो 2-3 महीने उसमें मेरा पढ़ाई से लिंक टूट जाता है, तो फिर उतना बेटर तरीके से हम आगे प्रिपेयर नहीं कर पाते जेई के लिए। तो मेरी ये सलाह है, आप जेई एग्जाम दो 10th का और जस्ट वहां ये प्रिपरेशन शुरू कर लो जेई का। बिकॉज ये लिंक बना रहना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं वो 10th का एग्जाम जब देते हैं तो उस टाइम प्रिपरेशन भी अच्छे से करते हैं एग्जाम का, एकदम दिन रात मेहनत करते हैं। तो उस टाइम एक्सट्रीम लेवल ऑलमोस्ट हो जाता है हमारी पढ़ाई का, तो उसको मैनेज मैनेज करके रखना चाहिए। अच्छा। तो जस्ट आफ्टर स्टार्ट करना चाहिए उसके बाद। और मतलब क्लास 10 से 11th का जो जंप होता है वो हायर लेवल का होता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मतलब ज़्यादातर जब लोग जो हैं क्लास 10th से 11th में जाते हैं तो उनको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि क्या उनको मेहनत करना चाहिए या फिर? हाँ, तो समझ में नहीं आने का दो रीजन हो सकता है। या तो हम 11th में गए और थोड़ा ढील दे दिए और खुद को समझ लेगा हम बड़ा हो गए, कब भी पढ़ेंगे चलेगा,
ये गलत फहमी हो जाती है। तो पढ़ाई में कमी नहीं करनी चाहिए। दूसरा रीजन ये है, हमने इससे पहले सही से नहीं पढ़ा। क्लास 10 से पहले यदि हमको थोड़ा बहुत भी सबका नॉलेज हो और क्वेश्चंस लगाया हो हर एक चीज का, तो हमको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यदि प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जो पढ़ाई हो रही है उससे रिलेटेड टॉपिक यदि पहले के कोर्सेज में है 10th से पहले, तो आप पहले उसको कवर करो, उसके बाद फिर यहाँ आओ, फिर पूरी समझ में आएगी। अच्छा, आप IIT जेईई के टॉपर रह चुके हैं, तो मैं आपसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जेईई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी बताएंगे कि मतलब उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनका प्लान क्या होगा इसके बारे में? जैसे आपने अपना प्लान बनाया था, उसी हिसाब से आप उन बच्चों के लिए भी कुछ प्लान बताइए जो अभी जेईई के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो 10th के बाद जैसे कहीं किसी एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले, वो इम्पोर्टेंट होता है। हमारा एक रेफरेंस होता है, वहाँ पे हमको कंपटीशन पता चलता है, दुनिया कौन कितना पढ़ रहा है और हमको किस पोजीशन पे रहना है, क्योंकि फाइनली हम कंपटीशन तो अपने ही बैच के लोगों से करना होता है। तो कहीं किसी एक जगह एडमिशन लेंगे और फिर उसको फॉलो करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पढ़ते रहना, बस उससे ज्यादा मतलब नहीं भटकना है। जो पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करेंगे, उसके बाद टाइम मिले तो एक्स्ट्रा। अब पढ़ाया जा रहा है, हम उसको पढ़े, समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछो, नहीं और क्वेश्चन बनाते रहना है हमेशा। ये नहीं जो आज छोड़ दे रहे हैं, होमवर्क है अगले दिन बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, लगातार रेगुलर रहना है हमेशा। और जैसा कि हर एक स्टूडेंट करता है, फेस्टिवल्स ये सब भूल जाता है, तो यही करना है सबको। फेस्टिवल्स है तो उस दिन एक छुट्टी है तो हमारे पास क्लास नहीं है, लेकिन रूम पे बैठ के हम पढ़ सकते हैं। यदि कोई चैप्टर पीछे का जो पढ़ाया है वो मेरा कंप्लीट नहीं है, उसको कर लेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, हो जाएगा। फिर जी जी बिल्कुल। यही क्या फॉलो करते रहना है, हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ स्ट्रेटजी बताइए, आपका प्लान क्या था, आपने कैसे मतलब पढ़ाई किया, कितना हावर पढ़ा आपने, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो पहली बात तो मुझे लगता है पढ़ने का आवर सेव नहीं करना चाहिए। आपको जितना टाइम मिल रहा है हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और जब बोरिंग फील हो तो थोड़ा देर रेस्ट कर लेना है, बस 3 ही काम है, खाना है, सोना है और पढ़ना है। इसमें 3 काम में क्या रूटीन बनाना है? तो जैसे होमवर्क जो मिला पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज है तुम्हारे पास वो करना है, वो करते रहेंगे। दिन में एटलीस्ट इस रूटीन को फॉलो करें तो करीब 12 घंटा आराम से पढ़ लेते हैं। 8 घंटा भी सोएंगे तो 12 घंटा पढ़ पाएंगे। मतलब लोग तो 8 से कम ही सोता है, मतलब 12 घंटा एटलीस्ट तो पढ़ ही लेंगे दिन में। मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वली हमको टाइम देना पड़ेगा, है ना? हाँ, इक्वली टाइम देना है। और जब लगे जब कोई सब्जेक्ट थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हैं। तो जेईई के एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले का स्ट्रेटजी आप क्या बताते हैं आपके अनुसार? उस टाइम बस यही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको फिर से देखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लाइक अभी आप 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2021 देखो, पहले 2020, फिर 2019, उल्टा चलना है, क्योंकि हमको अप टू डेट रहना है। अपडेट रहने के लिए हमको, यदि हम पीछे से शुरू करें तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे 2021 तक, तो उल्टा चलेंगे। 2021 का पहले देखेंगे, 2020 का डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते रहेंगे, तो हमको यहाँ से आइडिया लगते रहेगा। और हम वो क्वेश्चन जो है वो आईटी में पूछा जा चुका है, तो हमको कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हाँ, यही इसी टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे, मेरे से ये हो रहा है तो वो भी कर लेंगे। तो पहली बात कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है, तो रिविजन करना ही है। और ऑर्गेनिक जैसे चैप्टर या इनऑर्गेनिक है केमिस्ट्री में, इसको याद रखना है, मतलब डेली थोड़ा बहुत उस पर रिवाइज करना है, तो उससे वो भी कंप्लीट होते रहेगा। और क्या कर सकते हैं, सही है, ऐसे वो क्वेश्चंस तो बनाते ही रहना, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा तो ज्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा, मैंने सुना है आपका क्लास 12th में 440 आउट ऑफ 500 आए थे। हाँ नहीं, 420 नहीं, 440 440 आउट ऑफ 500।
या या तो आपने ट्वेल्थ और जेई के दोनों का प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया साथ में? हाँ, अब बोर्ड में मार्क्स लानी थी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ ही रहे थे। उसके अलावा बस 2 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी। तो हिंदी के लिए बस जस्ट कहानी बीच बीच में मन नहीं लग रहा था तो पढ़ते रहते थे, तो कहानी तो ऐसे ही कंप्लीट हो गई उसके। हिंदी कंप्लीट, इंग्लिश भी उसी तरह से। लास्ट के 15 दिन जो थे एग्जाम्स के, उसमें हमने वो पढ़ा है बेसिकली, और ज्यादा कुछ नहीं कर। तो 15 दिन के अंदर में ऑलमोस्ट 15 दिन पढ़े भी नहीं थे, 10 दिन पढ़े और पूरा पढ़ भी नहीं पाए थे इंग्लिश। तो जितना पढ़े उतना रखने दिए, फिर क्योंकि ज्यादा फिर उसी पे फोकस करते तो शायद डिमोटिवेशन हो जाता, कहीं लगता मेरा सब कुछ बचा हुआ है, नहीं कर पाएंगे इस टाइप का। तो उतना नहीं करना है, थोड़ा बहुत पढ़े ताकि हमको ऐसा ना लगे जब हम नहीं पढ़े। पढ़ भी लिए, उसके बाद हमको उसी टाइम में मॉडल शेप्स जो है उसके क्वेश्चंस बना रहे थे। उसको क्वेश्चंस नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, हम उसको आंसर से मतलब है ना, पहले बनाए अपने अकॉर्डिंग जितना बन सकता था, और उसके बाद आंसर्स को देख के सीखते थे, आंसर से ही सीख लेते थे। क्योंकि वो मॉडल क्वेश्चंस जो है वो यही देख के बनाया जाता है जो आप इसको पढ़े तो थोड़ा बहुत स्कोर कर सके, और थोड़ा बहुत पहले से पढ़े तो और इसको पढ़े तो हो गया, स्कोर तो हो ही जाता है, हो गया। अच्छा, कुछ और अंतिम के लास्ट सवाल है आपसे कि बहुत सारे लोगों का एक मन में क्यूरी रहता है कि क्या उनको सेकंड ड्रॉप लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? यस। सेकंड ड्रॉप मींस आफ्टर ट्वेल्थ के बाद एक बार सेकंड और। चांस ऑफ जेई यस यस। एडवांस नहीं नहीं। फॉर जेई में। हाँ, यस, जेई मेंस। ओके, इट मीन मतलब एक बार जेई एडवांस दिए नहीं हुआ, सेकंड बार दिए नहीं हुआ, उसके बाद अगले बार तो सिर्फ जेई मेन के लिए तैयार हो सकते हैं। हाँ तो बस हाँ उसकी बात हो रही है। हाँ, यस यस, उसी की बात हो रही है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हाँ ले सकते हैं। हमको यदि इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियरिंग ही करनी है तो हम वेट कर सकते हैं उतना। और जेई में अच्छे से पढ़ के अच्छे कॉलेज में जाना है और अच्छा डिपार्टमेंट लेके, ऐसे डिपार्टमेंट हाँ सही है, कोई डिपार्टमेंट हो, कॉलेज भी हो सही, और अच्छे से कॉलेज में ये नहीं है जो नहीं पढ़ना पड़ता है, कॉलेज में बहुत पढ़ना पड़ता है। और वहां जो पढ़ लिए तो फिर हमारे पीछे के रैंक्स मैटर नहीं करते, हमारे स्किल्स देखी जाती है आगे फाइनली। तो किसी भी कॉलेज में हो उसको पढ़ना बहुत पड़ता है, वहां पे पढ़ना जरूरी है। जी, तो मतलब रुक सकते हैं मतलब बेसिकली। रुका जा सकता है। या अच्छा, आप अभी आईआईटी कानपुर में हैं, तो जी आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हैं, तो वहाँ का जो मैक्सिमम पैकेज, मिनिमम पैकेज और एवरेज पैकेज है उसके बारे में आपको कुछ पता है? पता है, बट उतना भी अभी जानकारी उतना नहीं रखे उसके बारे में, अभी हम पढ़ाई पे फोकस किए हुए हैं। हाँ, तो वो 4th ईयर की बात है, 3rd ईयर में सोचेंगे। हमारे दर्शकों को बता दीजिए एक बार कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कितना पैकेज क्या है आईआईटी कानपुर से, मैक्सिमम एवरेज भी बता दीजिएगा। हाँ, 1.5 करोड़ आई गेस गया है हाईएस्ट, और मिनिमम 15-16 लाख रहता है, और एवरेज 30 लाख के समथिंग है। यस, मतलब 15 से 1.5 करोड़ के बीच में सारा। और अंतिम का एक और क्वेश्चन है आपसे, आप अभी आईआईटी कानपुर में हैं, तो बहुत जगहों से एक खबर निकल के आती है रैगिंग की, तो क्या आपके कॉलेज में कुछ ऐसी समस्याएं हैं रैगिंग से जुड़ी हुई? रैगिंग अब खत्म हो चुकी है, यहाँ पे एंटी रैगिंग एडमिशन के टाइम ही फॉर्म भरा जाता है, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन। तो 2016 के बाद से ये बंद हो गया था, 2016 में ही लॉ आया था, रैगिंग खत्म करना है। हर एक जगह पोस्टर्स लगे हैं, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, से नो टू रैगिंग, मतलब रैगिंग नहीं करना है। और हम देख रहे हैं जो भी सीनियर्स है हमारे एकदम अच्छे से पेश आते हैं, रैगिंग कोई नहीं लेते हैं। यस, मतलब रैगिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नहीं होती है यहाँ पे, आई थिंक बेसिकली आईआईटी कानपुर में तो रैगिंग नहीं होती है। या तो थैंक यू और मच। उसका लास्ट बैच जो था, जो रैगिंग जिसको हुई थी वो 2017, वो भी अभी इस बैच यहाँ पे है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते हैं।
उनसे मेरी बात होती रहती है, लेकिन वो रैगिंग नहीं लेते। लास्ट शिकार वही हुए थे रैगिंग का। अच्छा, मतलब सीनियर्स जो है आपके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। हाँ। तो थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग अस।